औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनर मोहम्मद ज़िशान अख्तर आपसे मुखातिब है। अन्नाफ़े के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अन्नाफ़े का यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक पॉइंट नंबर 1 पर दिया गया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पॉइंट नंबर 2 और 3 में अन्नाफ़े का फेसबुक और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। आप अन्नाफ़े के मेंबर होने की हैसियत से पोर्टल पर हमसे सवाल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक पॉइंट नंबर 5 पर दिया हुआ है। और पोर्टल पर आप अपने सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियोस देख सकते हैं, क्विज़ेस अटैम्प्ट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्नाफ़े के ऑफिशियल नोट्स स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को ट्रैक पर रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ कुरान मजीद की एक आयत से करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। In English, when Abraham, yani Hazrat Ibrahim alayhi salam, said, "My Lord is He who grants life and death," he replied, "I grant life and death." Abraham said, "But surely Allah causes the sun to rise from the east, and you cause it to rise from the west." Thereupon the denier of the truth was confounded. Allah does not direct the wrongdoers to the right way. अल्लाह के नाम के बाद और अल्लाह की आयत की स्टडी के बाद हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसका ताल्लुक ओ लेवल केमिस्ट्री 5070 के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, उसके सब टॉपिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से है। ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 की वीडियो आप इससे पहले देख चुके हैं। नाउ वी शैल बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 5 बातें पढ़ेंगे। पहली, नंबर 1, द यूज़ ऑफ करेक्ट अपैरेटस फॉर मेजरिंग लिक्विड, यानी अगर आपने किसी लिक्विड को मेजर करना है तो आप करेक्ट अपैरेटस कैसे मुंतखब करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पर द मैथड ऑफ कलेक्टिंग अ गैस, यानी अगर आपको एक गैस कलेक्ट करनी है तो उसका मैथड क्या होगा। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अ मॉइस्ट गैस इनटू अ ड्राई गैस, यानी एक मॉइस्ट गैस को जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद हो, उसको आप ड्राई गैस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम आज के लेक्चर में देखेंगे द यूज़ ऑफ अ गैस सिरिंज। ये गैस सिरिंज क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी, आज हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 5 है कि सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 मेजरिंग अपैरेटस के बारे में पढ़ा। बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, प्यूरेट और नंबर 6 गैस सिरिंज। लेकिन गैस सिरिंज जो है वो चूंकि लिक्विड में लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने में इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए हम लिक्विड के लिए 5 अपैरेटस इस्तेमाल करते हैं। गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम गैस सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, अगर आपके पास कोई अपैरेटस मौजूद है लेकिन वो ग्रेजुएटेड नहीं है, यानी उसके ऊपर मार्क्स मौजूद नहीं है, उसके ऊपर निशानात मौजूद नहीं है कि कितना ml का जो है निशान है, मिसाल के तौर पर 50 ml, मिसाल के तौर पर 100 ml और 200 ml, अगर उस अपैरेटस पर मार्क्स नहीं है, वो ग्रेजुएटेड नहीं है, तो आप उसमें लिक्विड कंटेन तो कर सकते हैं, आप उसको एज अ कंटेनर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ मेजरिंग अपैरेटस यूज़ नहीं कर सकते। आप उसमें लिक्विड डालेंगे, वो लिक्विड कंटेन हो जाएगा, लेकिन उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, जब तक वो अपैरेटस ग्रेजुएटेड नहीं होगा, आप उस अपैरेटस से किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। आइए इसको ज़रा तस्वीर की मदद से समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक बीकर है। दिस बीकर इज़ ग्रेजुएटेड का मतलब है इस पे मार्क्स मौजूद हैं, इस पे निशानात मौजूद हैं। देखिए, इस पे टॉप टू बॉटम 0, 50, 100, 150 और मैक्सिमम 200, 250 ml आप इसमें
इन्होंने कहा है कि लिक्विड आ सकता है। उसी तरह देखिए 50, 100, 150, 200 यानी इस पे मार्क्स मौजूद हैं। आप इसमें लिक्विड कंटेन करने के साथ साथ आप लिक्विड का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अभी जो लिक्विड है वो टॉप टॉप टू बॉटम पूरा लिक्विड फिल है अप टू द मार्क ऑफ 200। ठीक है जी, तो 200 का मतलब है इसमें 200 ml लिक्विड मौजूद है। लेकिन अगली तस्वीर में ये देखिए, ये बीकर है, ये जस्ट एक कंटेनर है। इसकी ये है तो बीकर, लेकिन इसमें कोई मार्क्स फॉर मेजरमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन ग्रेजुएटेड बीकर हो गया। पिछला वाला बीकर जो हमने देखा था, ये वाला बीकर, इसको इसका हम कहेंगे दिस बीकर इज ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड मतलब इसमें मार्क्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो दूसरी पिक्चर है जो आपके सामने आ रही है, दिस बीकर इज नॉट ग्रेजुएटेड बिकॉज इट हैज नो मार्क फॉर मेजरमेंट। तो इस बीकर को जो नॉन ग्रेजुएटेड बीकर है, इसे आप कंटेनर के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह अगली पिक्चर देखिए, ये एक कॉनिकल फ्लास्क की पिक्चर है। ये कॉनिकल फ्लास्क ग्रेजुएटेड है, ये अप टू 1000 ml तक लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगली तस्वीर देखिए, ये जो कॉनिकल फ्लास्क आपके सामने मौजूद है, ये नॉट ग्रेजुएटेड है क्योंकि इसमें मेजरमेंट के मार्क्स मौजूद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई अपैरेटस यूज़ करना है लिक्विड को का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, तो उसे ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है। देखिए, a liquid in a beaker has a very large meniscus, so the accuracy of a beaker is not higher। ठीक है, अब हम आ गए हैं, हमारा अब जो टॉपिक है वो है द यूज ऑफ करेक्ट अपैरेटस फॉर मेजरिंग लिक्विड। यानी आपको अगर किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो आप करेक्ट अपैरेटस कैसे मुंतखब करेंगे। ठीक है, सबसे पहली मिसाल हम देखते हैं बीकर की। देखिए, बीकर का जो मिनिस्कस होता है वो बहुत लार्ज होता है। देखिए, इसका माउथ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी इतनी हायर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बीकर्स को हम अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करते हैं। जहां हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं मालूम करना होता, हमें अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मालूम करना होता है। मिसाल के तौर पर 200 ml, मिसाल के तौर पर 500 ml, मिसाल के तौर पर 800 ml। ठीक है, आ जाइए। देखिए, बीकर का चूंकि जो बॉटम प्लेट होती है बीकर की, वो चूंकि लार्ज सरफेस एरिया उसका होता है, लिहाजा हम बीकर में किसी लिक्विड को रखकर हीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्लेम पर हीट हो रहा है और वायर गॉस लगी हुई है, और यहाँ पर ये हीटिंग अपैरेटस में इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, ये हीटिंग मेंटल में है। ओके, आइए अब कॉनिकल फ्लास्क के बारे में देखते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कॉनिकल फ्लास्क का भी जो मिनिस्कस है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, ये देखिए, इसका भी जो एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एक्यूरेसी भी हायर नहीं होगी। इसे भी आप अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको 400 ml लिक्विड मेजर करना है या 900 ml लिक्विड मेजर करना है, तो आप कॉनिकल फ्लास्क यूज करेंगे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हायर नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसकी भी बेस प्लेट चूंकि इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, लिहाजा आप इसे वायर गॉस पर फ्लेम पर हीट कर सकते हैं या किसी हीटिंग अपैरेटस पर या हीटिंग प्लेट पर रखकर आप इसको हीट कर सकते हैं। बीकर और कॉनिकल फ्लास्क के जो यूजेस हैं वो तकरीबन सेम ही है, सिवाय एक फ़र्क है कि बीकर को आप शेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको अगली पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यू कैन शेक एंड मिक्स द कंटेंट ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क बाय होल्डिंग इट्स नेक। देखिए, आप कॉनिकल फ्लास्क की नेक को अपने हाथ में होल्ड करके आप इसको शेक कर सकते हैं, लेकिन बीकर की नेक नहीं होती, लिहाजा बीकर को आप शेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क जो है और बीकर में बुनियादी फ़र्क ये है कि कॉनिकल फ्लास्क को आप शेक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीकर को आप शेक करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लिक्विड का अगर वॉल्यूम मेजर करना हो तो कॉनिकल फ्लास्क और जो बीकर है वो दोनों अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने
बीकर में किसी चीज़ को मिक्स करना होगा तो आप शेक करने के बजाय उसको आप स्टिरर की मदद से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये ग्लास स्टिरर है। ग्लास स्टिरर की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर की तरफ। देखिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है वो पिक्चर में आपको 10 ml से लेकर 500 ml तक आपको नजर आ रहे हैं। आप गौर करें तो आपको देखिए इसका मिनिस्कस जो है वो बीकर और कॉनिकल फ्लास्क के मुकाबले में कम है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो बीकर और कॉनिकल फ्लास्क से ज़्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको 500 ml लिक्विड मेजर करना है और आपके पास 3 अपैरेटस मौजूद हैं, 500 ml का बीकर, 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क और 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर, तो चूंकि इसमें इसका जो मिनिस्कस है वो छोटा है और इसकी एक्यूरेसी हायर है, लिहाजा जब आप 500 ml को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और अगर आप बीकर और कॉनिकल फ्लास्क की मदद से 500 ml लिक्विड मेजर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है वो बीकर और कॉनिकल फ्लास्क के मुकाबले में क्यों ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। रीज़न लिखा हुआ है बिकॉज देयर इंटरनल डायमीटर इज कंपैरेटिवली लोअर which prevents the formation of a too large meniscus of a liquid। आप याद रखिए, जितना लार्ज meniscus होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में एरर आएगा, गलती का चांस ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर से 500 ml लिक्विड मेजर करते हैं और 500 ml लिक्विड ही आप बीकर या कॉनिकल फ्लास्क की मदद से मेजर करते हैं तो इसका इम्कान मौजूद है कि जो बीकर और कॉनिकल फ्लास्क की मदद से आपने लिक्विड मेजर किया उसका वॉल्यूम 504 ml हो या 503 ml हो, लेकिन जब आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर से उसको मेजर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है उसमें हम 0.1 ml के डिफरेंस से लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, लिहाजा आप 12.1 और 12.2 ml लिक्विड बआसानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप ऐसा ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस्तेमाल करें जिसका लीस्ट काउंट 0.1 ml हो, यानी उसमें जो मार्किंग हुई है वो कम से कम 0.1 ml का मार्क उसमें मौजूद हो। ओके, देखिए अगर आपको 0.05 का डिफरेंस जो है वो अगर चाहिए, ठीक है, तो आप फिर मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप ब्यूरेट इस्तेमाल करेंगे। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 12.1 ml लिक्विड मेजर करना है आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 12.2 ml लिक्विड मेजर करना है आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ml तक होता है। लेकिन अगर आपको 0.1 ml से भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मिसाल के तौर पर 0.05 ml, तो वो आपको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में नहीं मिलेगी, वो आपको ब्यूरेट में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ब्यूरेट में हम 0.05 ml तक मेजर कर सकते हैं और उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर के मुकाबले में और कम होता है। ठीक है, यानी आप ब्यूरेट की मदद से 12.15 और 12.25 भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मदद से 12.15 12.25 तक मेजर नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, पिपेट्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था। पिपेट बेसिकली किसी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को एक्यूरेटली मेजर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 20 ml लिक्विड चाहिए या 25 ml का लिक्विड चाहिए और इवन 0.1 ml का लिक्विड चाहिए, लेकिन आपको उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र चाहिए, नॉट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, यानी आपको अगर 0.1 ml लिक्विड चाहिए तो आपने 0.1 ml की पेपेट से लिक्विड को सक कर लिया, उसके बाद उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 0.1 ml की जो पिपेट है उसको आपने फुल
उसमें लिक्विड कंटेन कर लिया और उसके बाद उसको हाफ आपने ट्रांसफ़र किया कि 0.05 ml ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं, आपको पूरा 0.1 ml ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिपेट जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू वांट टू गेट 26 ml ऑफ अ लिक्विड थ्रू पिपेट, यू शैल यूज 2 पिपेट्स 25 ml एंड ऑफ 1 ml। अगर आपको 26 ml लिक्विड चाहिए तो आप 2 पिपेट इस्तेमाल करेंगे, एक 25 ml की होगी और एक 1 ml की होगी। इसी तरह अगर आपको 26.1 ml लिक्विड ट्रांसफ़र करना है तो आप 3 पिपेट इस्तेमाल करेंगे, एक 25 ml की होगी, एक 1 ml की होगी और एक 0.1 ml की होगी। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूरिट। डियर स्टूडेंट, ब्यूरिट जो है वो बहुत एक्यूरेटली मेजर वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये ना सिर्फ लिक्विड को ट्रांसफ़र करती है बल्कि लिक्विड को ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आप इसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटेड जो ब्यूरेट होती है उसकी एक्यूरेसी 0.05 ml तक हो सकती है, यानी आप ब्यूरेट की मदद से 42 ml निकाल सकते हैं, 42.05 ml लिक्विड ले सकते हैं, इवन 42.1 ml लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो ब्यूरेट होगी वो अप्रोप्रिएटली ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। देखिए पिक्चर में आपको 3 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। एक मार्क है 42 ml का, ये देखिए ये जो बड़ा वाला मार्क है वो 42 ml का है। 42 के बाद एक छोटा मार्क है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मार्क छोटा है, ये है 42.05 ml का मार्क। उसके बाद जो एक मीडियम मार्क है वो है 42.1 ml का मार्क। ठीक है, आप देखिए इसमें जो है वो 42 से आप 42.05, 42.1, 42.15, 42.2 और इसी तरह 0.05 ml के डिफरेंस के साथ आप इस ब्यूरेट में से लिक्विड निकाल सकते हैं। इस ब्यूरेट का लीस्ट काउंट 0.05 ml है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं गैस को कलेक्ट करने के मेथड की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं और सेपरेटली स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो बलून मेथड इस्तेमाल हुए हैं और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल हुए हैं। आइए इनको ज़रा तफसील से पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, गैस को कलेक्ट करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें पानी को डिस्प्लेस करके हम गैस को कलेक्ट करते हैं। और दूसरा मेथड है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। डियर स्टूडेंट, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड में गैस जो है वो एयर को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक गिलास है वो खाली है, वो खाली नहीं होता, उसमें एयर मौजूद होती है। जब आप पानी डालते हैं तो पानी जो है वो एयर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि पानी हवा से भारी है, पानी की डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो दूसरे को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होती है गैसेस में और लिक्विड्स में। ठीक है, सो दूसरा मेथड है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड डाउनवर्ड डिलीवरी और एक है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड अपवर्ड डिलीवरी। अब आइए देखते हैं हम बारी बारी इनको तफसील से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की पिक्चर मौजूद है। देखिए इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो बहुत यूनिक है। इसमें गैस जो है वो वाटर में बबल्स की फॉर्म में ऊपर उठती है। ठीक है, और जब वो ऊपर उठती है तो वो वाटर को नीचे कंप्रेस करती है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, या आप इसे कंटेनर कह लें, ये इसका माउथ ऊपर से बंद है, नीचे से ओपन है। जैसे जैसे गैस के बबल्स ऊपर आते जाएंगे, गैस जो है वो वाटर को डिस्प्लेस करती जाएगी, हटाती जाएगी और पानी नीचे आता जाएगा और गैस ऊपर भरनी शुरू हो जाएगी। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। स्टूडेंट देखिए, एक ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें देखिए लेफ्ट पर जहाँ मेरा कंप्यूटर का
एरो मौजूद है उसमें देखें रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स से मिलकर एक गैस बन रही है और वो गैस जो है वो डिलीवरी ट्यूब से ट्रांसफ़र हो रही है वाटर में और वाटर में वो बबल्स फॉर्म कर रही है। ठीक है। अच्छा, अभी इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि ये गैस जिसके बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हैवियर दैन एयर है या लाइटर दैन एयर है, लेकिन एक बात कंफर्म है वो ये कि गैस के जो बबल्स हैं वो पानी में मिक्स नहीं हो रहे हैं। अगर ये पानी में मिक्स हो जाएंगे तो कोई बबल आपको दिखाई नहीं देगा, कोई बबल ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मिक्स हो चुके होंगे। तो इस मेथड को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस की नेचर ऐसी हो कि वो गैस वाटर में इनसॉल्युबल हो या बहुत मामूली मकदार में सॉल्युबल हो। ठीक है। अब देखिए इसमें गैस जो है वो ऊपर कलेक्ट हो रही है और वाटर को वो नीचे डिस्प्लेस कर रही है। जब वाटर नीचे डिस्प्लेस होगा तो जो कंटेनर जो 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 आउटसाइड वाटर है उसका वो लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपकी गैस कलेक्टेड यानी प्रोडक्ट गैस यहाँ पर आपकी मौजूद है और ये गैस जार है। ठीक है, जो इन्वर्टेड रखा हुआ है, ये ऊपर इसकी जो बॉटम है हम इसको ऊपर ऊपर रखते हैं और इसका जो माउथ है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो ये है नंबर वन कि गैस जो है जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर में इनसॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है। और या फिर वो स्लाइटली सॉल्युबल होना चाहिए, बहुत मामूली मकदार में। ठीक है, क्योंकि अगर वो वाटर सॉल्युबल गैस होगी तो वो वाटर से रिएक्ट करके या मतलब वो वाटर से रिएक्ट भी ना करे और वो वाटर में सॉल्युबल भी ना हो। अगर वो वाटर में सॉल्युबल होगी तो कोई गैस बबल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। आप देखिए ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक रिएक्टिंग सॉलिड एंड लिक्विड है, ये गैस फॉर्म हुई, ये गैस डिलीवरी ट्यूब से ट्रांसफ़र होके एक टेस्ट ट्यूब में इसके बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और वो गैस बबल्स ऊपर जाके यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं। ये वो गैस है, गैस ऑफ लो वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है यानी पानी में हल होने की जो सलाहियत है वो बहुत लो है या ना या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं। देखिए अमोनिया गैस जो है वो पानी में हाईली सॉल्युबल है। जब अमोनिया गैस यानी NH3 पानी में इसके बबल्स बनते हैं तो वो बबल फ़ौरन पानी के साथ रिएक्ट करके बल्कि डिज़ोल्व होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। तो हम अमोनिया गैस को वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया गैस फॉर्म ही नहीं होगी। अमोनिया गैस का जो बबल है वो पानी में जाते ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और अमोनिया गैस हमें नहीं मिलेगी। उसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस जो है वो भी हाईली सॉल्युबल है पानी में, इसलिए हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट नहीं करेंगे। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, इनसे भी हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट नहीं करेंगे। जो क्लोरीन गैस है वो वाटर में सॉल्युबल है, उससे हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन गैस वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, उसे हम उस गैस को यानी ऑक्सीजन गैस को हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये जो है हमें इसको भी हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कोई गैस कलेक्ट करनी है तो हम सबसे पहले उस गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि आया कि वो गैस वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल गैसेस, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल गैसेस और स्लाइटली सॉल्युबल गैसेस को हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल गैसेस को वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जिसका नाम है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड डाउनवर्ड डिलीवरी।
स्टूडेंट्स, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी एक यूनिक है। देखिए, इसमें जो गैस है वो गैस जा रही है डिलीवरी ट्यूब में और ये फ्लो करके नीचे जा रही है। इसका मतलब हुआ द गैस इज एबल टू फ्लो डाउन बिकॉज इट इज हैवियर और डेंसर देन एयर। अगर ये गैस हवा से भारी है तो ये डाउनवर्ड फ्लो करेगी। ठीक है, अगर ये लाइटर होगी तो ये गैस डाउनवर्ड फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये गैस चूंकि एयर से भारी है, हैवी है, डेंसर है, लिहाजा जो गैस हवा से हैवियर होगी यानी उसकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा होगी, वो हम डाउनवर्ड फ्लो की मदद से, ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो की मदद से हम गैस जार में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गैस जार की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी कि गैस जार का जो क्लोज एंड होगा वो नीचे की तरफ होगा यानी डाउनवर्ड होगा, और जो ओपन माउथ है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे जैसे गैस इस डिलीवरी ट्यूब से इस जार में आएगी, वो एयर को, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी गिलास में पानी डालते हैं और वो गिलास खाली होता है, तो वो गिलास खाली नहीं होता बल्कि उसमें एयर होती है। तो जब आप पानी डालते हैं तो पानी चूंकि एयर से डेंसर है, हैवी है, लिहाजा वो पानी एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद डाउनवर्ड कलेक्ट होता है। उसी तरह अगर कोई गैस एयर से भारी है, हैवी है, तो वो जब नीचे फ्लो करेगी तो वो इस जार में मौजूद एयर को ऊपर डिस्प्लेस करेगी और ख़ुद डाउनवर्ड जो है वो डिलीवर होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को हम डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड कहते हैं, क्योंकि हमें गैस की जो डिलीवरी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही होती है। इस गैस जार के जो डाउनवर्ड हिस्सा होगा, जो लोअर हिस्सा होगा, उसमें वो गैस मौजूद होगी और ऊपर वाला हिस्सा जो होगा उसमें एयर मौजूद होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम लेट ये अगर गैस जार ऊपर से बंद है, अगर हम इसे खोल देंगे तो जितनी एयर है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे गैस आती जाएगी वो गैस एयर को ऊपर उठाती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गैस जार में सिर्फ वो गैस होगी, एयर मौजूद नहीं होगी और एयर जो है वो इस गैस जार से बाहर निकल सके होगी। द गैस इज अनएबल टू फ्लो अपवर्ड बिकॉज इट इज हैवियर और डेंसर देन एयर। वो गैस इस गैस जार से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि इस गैस जार के बाहर एयर है और एयर हल्की है, ये गैस भारी है, ये गैस हैवी है, तो ये गैस जो है वो इस गैस जार के अंदर ही रहेगी। अगर आप ये लिड रिमूव कर देते हैं तो वो गैस इस गैस जार से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये गैस लाइटर देन एयर होती और आप ये गैस जार की जो लिड है वो उसे रिमूव कर दे तो ये गैस फौरन बाहर आ जाती। ठीक है, इसलिए जो गैस हैं एयर से डेंसर होती हैं उन्हें हम डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक और मेथड देखते हैं, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, अपवर्ड डिलीवरी मेथड। देखिए, इसकी शेप, इसकी जो शक्ल है वो पिछले वाले मेथड से बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, इसमें गैस जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब में दाखिल होकर अपवर्ड फ्लो कर रही है। वो अपवर्ड इसलिए फ्लो कर रही है क्योंकि वो एयर से लेस डेंस है या लाइटर है। द गैस इज एबल टू फ्लो अपवर्ड बिकॉज इट इज लाइटर और लेस डेंस देन एयर। ठीक है, तो वो हवा से हल्की है, लिहाजा वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इस गैस के आने से पहले अगर यहाँ पर हवा मौजूद होगी तो वो गैस हवा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी और हवा को नीचे दबाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे गैस अंदर आती आती जाएगी, एयर का लेवल नीचे आता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पूरे गैस जार में सिर्फ और सिर्फ एयर के बजाय सिर्फ और सिर्फ गैस मौजूद होगी और एयर जो है वो इससे बाहर निकल चुकी होगी। ठीक है, गैस जो है वो अगर आप लेड इसकी रिमूव करते हैं, ठीक है, और बाहर एयर मौजूद है तो गैस नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नीचे एयर मौजूद है और एयर डेंसर है, ये गैस लाइटर है, तो ये गैस जो है वो डाउनवर्ड फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर आप इसके लिड हटाएंगे तो ये गैस इस जार से बाहर नहीं आएगी। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेज जो हैं वो हवा से भारी हैं और कौन कौन सी गैसेज हवा से हल्की हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया गैस जो है वो एयर से लाइटर है, लेस डेंस है। चूंकि वो लेस डेंस है लिहाजा उसे हम अपवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट करेंगे। उसी तरह HCl, SO2, Cl2, CO2, ये चार गैसेस जो हैं CO2 तक, ये हवा से भारी हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का मामला दूसरा है। ऑक्सीजन को हम प्रेफर करते हैं कि हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट करें, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या क्लोरीन की बात करें या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें या HCl की बात करें, तो हम मजबूर हैं कि हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी। इसलिए हम इसे एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से इन चार गैसेस को कलेक्ट करते हैं। और जब ऑक्सीजन गैस की बात आती है तो अगरचे ऑक्सीजन गैस जो है वो एयर से हैवी है, लेकिन हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से कलेक्ट करते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन गैस है, वो एयर से लाइटर है, तो हम इसे अपवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है कन्वर्जन ऑफ अ मॉइस्ट गैस इनटू अ ड्राई गैस। डियर स्टूडेंट्स, एक मॉइस्ट गैस में से वाटर वेपर्स अगर निकाल दिए जाएं तो वो मॉइस्ट गैस ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1, मॉइस्ट गैस हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। कोई मॉइस्ट गैस है जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं, इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी ड्राइंग एजेंट के पास। ठीक है, जो उस गैस को ड्राई करेगा, यानी उसमें से वाटर वेपर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा। और जब वाटर वेपर्स निकल जाएंगे तो वहाँ से गैस आगे फ्लो होगी और वो गैस हो जाएगी ड्राई गैस, यानी उसमें कोई वाटर वेपर मौजूद नहीं होगा। अगर ड्राई गैस ना बन सके, अभी भी गैस मॉइस्ट हो, तो हम उसे रिसाइकल कर देंगे। ठीक है, कि वो दोबारा ड्राइंग एजेंट के पास जाए अगर उसमें कुछ वाटर वेपर्स अभी भी मौजूद हैं। उसी तरह हम बार बार रिसाइकल करते रहेंगे तब वक्त है कि वो गैस ड्राई ना हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइंग एजेंट के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं कि ड्राइंग एजेंट फिजिकली comes in contact with a moist gas, absorb moisture and then gives off dry anhydrous gas. जो स्टूडेंट्स, ड्राइंग एजेंट जो है वो फिजिकली गैस के साथ कांटेक्ट में आता है। जब वो फिजिकली गैस के साथ कांटेक्ट में आएगा तभी वो उस मॉइस्ट गैस में से वाटर वेपर बाहर निकाल पाएगा। वो वाटर वेपर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ड्राई एनहाइड्रस गैस को गिव्स ऑफ करता है, यानी रिलीज करता है। ठीक है, अब जब वो एक कॉमन सी बात है कि अगर वो कोई ड्राइंग एजेंट मॉइस्ट गैस में से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो खुद उसका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा और गैस का जो वाटर कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जो आमतौर पर ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 हैं। एक है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन जिसका फॉर्मूला है CaO, और उसके बाद फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड दैट हैज़ बीन प्रीवियसली हीटेड। ठीक है, यानी फ्यूज्ड का मतलब ये हुआ कि हम उसको प्रीवियसली हीट कर चुके हैं, वो पहले से हीट किया जा चुका है और वो फ्यूज्ड है, CaCl2। ये 3 टाइप्स के ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मॉइस्ट गैस को ड्राई गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो ड्राइंग एजेंट है यानी DA है, उसकी सिलेक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात यह कि वो जो ड्राइंग एजेंट होगा वो मॉइस्ट गैस के साथ रिएक्ट ना करे, सिर्फ उसमें से वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करे, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो हमें ड्राई गैस क्या, हमें गैस ही नहीं मिलेगी। ठीक है, सो पहली लिमिटेशन ये है कि जो ड्राइंग एजेंट है वो मॉइस्ट गैस के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, उसमें मौजूद वाटर के साथ वो रिएक्ट करके
कुछ अगर बना ले तो वो दूसरा केस है, वो बाद में स्टडी करेंगे कि अगर जो है वो ड्राइंग एजेंट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिएक्ट कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं कि अगर कोई ड्राइंग एजेंट किसी गैस में मौजूद वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बजाय वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहा है, तो देखना होगा कि वो वाटर वेपर से रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स कौन सी बन रही हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई गैस बन रही है तो वो गैस जो है वो ड्राई गैस के साथ रिलीज हो जाएगी और हमें प्योर गैस नहीं मिलेगी, बल्कि उस गैस में कोई इम्प्योरिटी शामिल हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि ड्राइंग एजेंट जो है वो मॉइस्ट गैस के साथ रिएक्ट ना करे, यानी ना वो गैस के साथ रिएक्ट करे, ना वो वाटर के वेपर्स के साथ रिएक्ट करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करे। अगर वो गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ड्राइंग एजेंट को चेंज करना होगा। स्टूडेंट, दूसरी लिमिटेशन है, इफ द मॉइस्ट गैस इज लाइटर देन एयर देन एंटर इट फ्रॉम द बॉटम। अगर मॉइस्ट गैस जो है वो हवा से हल्की है तो आप उसे बॉटम से एंटर करेंगे ताकि वो अपवर्ड मूव करे, ठीक है। और तीसरी लिमिटेशन है, द लिविंग ड्राई गैस मस्ट नॉट अलाउ टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंटरिंग मॉइस्ट गैस। देखिए, जो ड्राई गैस है उसकी एग्जिट पॉइंट जो है उसमें मॉइस्ट गैस शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मॉइस्ट गैस जो है वो ड्राई गैस के साथ मिक्स हो गई तो वो ड्राई गैस में दोबारा से वाटर वेपर्स आ जाएंगे और हमारा मकसद फौत हो जाएगा कि हमारा जो मकसद था वो मॉइस्ट गैस को ड्राई गैस में कन्वर्ट करने का था। अब अगर ड्राई गैस और मॉइस्ट गैस ये दोनों कांटेक्ट में आ रही हैं तो ड्राई गैस तो नहीं रही, फिर तो वो मॉइस्चर जो गैस में है वो ड्राई गैस के पास भी जो है चला जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा बारी बारी इन सबको देखते हैं कि जो लिमिटेशंस हमने 3 डिस्कस की। पहली लिमिटेशन थी, ड्राइंग एजेंट जो है वो मॉइस्ट गैस के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप अमोनिया गैस आपके पास मॉइस्ट फॉर्म में मौजूद है, ठीक है ना। आप अमोनिया गैस को ड्राई करने के, यानी आप मॉइस्ट अमोनिया गैस को, यानी ऐसी अमोनिया गैस जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद हो, आप H2SO4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट है, H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट है, लेकिन आप अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए H2SO4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? Why? Because ammonia shall react with drying agent and shall form ammonium sulfate. So we shall not have dry ammonia. H2SO4 और अमोनिया रिएक्ट कर जाएंगे और अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। सो हमारे पास अमोनिया गैस ही नहीं बचेगी, क्योंकि सारी की सारी अमोनिया गैस तो H2SO4 के साथ रिएक्ट जो है कर जाएगी। तो हमें ड्राई गैस मिलने के बजाय कोई गैस नहीं मिलेगी, लिहाजा हम H2SO4 को अमोनिया ड्राई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह देखिए, चौथे कॉलम में CaCl2 को भी ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर हमारे पास मॉइस्ट गैस अमोनिया है। क्यों? बिकॉज अमोनिया शेल रिएक्ट विद ड्राइंग एजेंट यानी CaCl2 एंड शेल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। सो वी शेल नॉट हैव ड्राई अमोनिया। लिहाजा हमारे पास भी ड्राई अमोनिया नहीं होगी, क्योंकि CaCl2 भी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। लिहाजा हमारे पास एक चॉइस बच जाती है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करें, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करती। डे स्टूडेंट्स, अब ज़रा दूसरी लिमिटेशन के बारे में आते हैं कि अगर मॉइस्ट गैस हवा से हल्की है तो आप उसे बॉटम से एंटर करें। डे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अमोनिया गैस जो है वो लाइटर देन एयर होगी, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा कि अमोनिया गैस को हम अपवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें मॉइस्ट अमोनिया गैस को हम बॉटम से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इस पिक्चर में बॉटम में मॉइस्ट अमोनिया गैस एंटर हो रही है। जब वो मॉइस्ट अमोनिया गैस एंटर होगी तो वो अपनी लाइटर नेचर की वजह से, क्योंकि वो लाइटर देन एयर है, वो अपवर्ड मूव करेगी और अपवर्ड मूव करेगी तो वो क्विक लाइन से पास होगी और क्विक लाइन जो है वो उसमें मौजूद वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ड्राई अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। डे स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे कि अगर कोई गैस हैवियर देन एयर होगी और आप उसको बॉटम से एंटर करेंगे तो वो अपवर्ड फ्लो नहीं करेगी, वो अपनी जगह ही इस
कंटेनर में वो फिल हो जाएगी और वो अपवर्ड मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो डेंसर गैसेस के लिए अलग मेथड होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई गैस हवा से हल्की है तो उसको बॉटम से एंटर करें। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है वो अगरचे हवा से लाइटर है, लेकिन उसे हम अपवर्ड एंटर कर रहे हैं, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को। अब बात यह है कि अगर हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की है तो हम उसे बॉटम से एंटर क्यों नहीं कर रहे, हम उसे टॉप से क्यों एंटर कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमें मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस जो सोर्स से मिल रही है वो ज़्यादा प्रेशर से मिल रही है। अब चूंकि ज़्यादा प्रेशर से मिल रही है तो हम इसको इस यू ट्यूब इस ये यू ट्यूब जो है, यू शेप की जो ट्यूब है, इसमें ये बासानी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लाइटर गैस की वजह से हम इसको अपवर्ड मूव जो है कराएंगे तो हमें ये अपैरेटस को चेंज करना होगा। और अपैरेटस जो है वो अभी ग्रेविटी से ऑपरेट हो रहा है, यानी गैस जो है वो नीचे आ रही है। तो ये जो फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड है वो इस यू ट्यूब में इसीलिए कंटेन है क्योंकि ये अपने वेट की वजह से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना, अगर हम इसे अपवर्ड लेके जाते हैं तो फिर हमें डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। लिहाजा अगर मॉइस्ट गैस अगर हमारे पास हवा से हल्की है तो अगर वो ज़्यादा प्रेशर से आ रही है तो आप उसको टॉप से एंटर कर दें, लेकिन अगर वो हवा से हल्की है और ज़्यादा प्रेशर से नहीं आ रही तो आप उसे बॉटम से एंटर करेंगे। इस पिक्चर में मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस हवा से लाइटर है लेकिन टॉप से एंटर हो रही है। इसकी वजह यह है कि मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस जब हमें मिल रही है तो यकीनन इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड फ्लो करेगी और इस फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड में से पास होके अपना वाटर इसमें मुंतकिल करके फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड का वाटर कंटेंट बढ़ा के अपना वाटर कंटेंट कम करके ड्राई हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो पॉइंट था यानी तीसरी लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो ड्राई गैस है वो एंटरिंग मॉइस्ट गैस के साथ कांटेक्ट में ना आए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये अपैरेटस है, इसमें हम सोडियम क्लोराइड को हम की मदद से और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, देखिए सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम HCl गैस बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं और ये मॉइस्ट फॉर्म में है। ये मॉइस्ट गैस जब इस डिलीवरी ट्यूब से पास हो रही है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 ये है ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ये ड्राई कर रहा है, ये HCl जो मॉइस्ट फॉर्म में है उसे ड्राई कर रहा है। जब ये आप देखिए डिलीवरी ट्यूब जो है जिससे मॉइस्ट HCl गैस अंदर एंटर हो रही है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर डिप्ड है और जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की जो डिलीवरी ट्यूब है वो डिप नहीं है। ठीक है, वो डिप क्यों नहीं है? इसकी वजह है कि जब मॉइस्ट HCl गैस अंदर आएगी और अगर हम उसे डिप नहीं करेंगे तो पहली बात ये कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ मॉइस्ट गैस जो फिल हो जाएगी वो सिर्फ सरफेस के H2SO4 मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, यानी जो इसका जो बल्क है H2SO4 का वो मॉइस्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो इसको प्रॉपर ड्राई नहीं करेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर हम इस डिलीवरी ट्यूब को इसके अंदर डिप नहीं करेंगे H2SO4 के अंदर और ऊपर उठा के रखेंगे तो यहाँ मॉइस्ट गैस आएगी और हमें यहाँ पर भी मॉइस्ट गैस ही निकलेगी। ठीक है, यानी मॉइस्ट HCl इस डिलीवरी ट्यूब से आई, सरफेस पर उसने अपना वाटर मुंतकिल किया, उसका वाटर कंटेंट कम हुआ, उसके बाद वो जब इसकी जानिब यानी एग्जिट की डिलीवरी ट्यूब की तरफ जाएगी तो यहाँ पर भी मॉइस्ट गैस मौजूद होगी। ठीक है, तो जो ड्राई हुई है उसका वाटर कंटेंट दोबारा बढ़ जाएगा, इसका वाटर कंटेंट ना बढ़ने पाए इसलिए हम जो मॉइस्ट गैस एंटर हो रही है उसे हम इसके अंदर इस H2SO4 के अंदर डिप कर रहे हैं।
जब डिप कर रहे हैं तो हमें दो फायदे मिल रहे हैं। पहला फायदा हमें ये मिल रहा है कि जो मॉइस्ट गैस है वो पूरे H2SO4 के साथ कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, यानी पूरा H2SO4 जो है वो इस मॉइस्ट गैस का वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा फायदा हमें ये हो रहा है कि जब जब मॉइस्ट गैस जो है वो अपना वाटर कंटेंट H2SO4 को देकर इस H2SO4 में बबल्स बनाकर ऊपर उठ रही है और ऊपर इस H2SO4 के फेज को छोड़कर इस फेज में आ रही है, तो वो ड्राई है। अब ड्राई है तो उसके तो वाटर कंटेंट यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसमें वाटर हो, क्योंकि मॉइस्ट गैस जो थी वो तो हमने डिप कर दी। तो अब जो यहाँ पे जो गैस मिलेगी वो टोटल ड्राई होगी, यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल भी मौजूद नहीं होगा। तो हमें जितनी डिलीवरी ट्यूब से जो गैस मिलेगी वो सारी ड्राई होगी, ठीक है। ये ड्राई गैस 1 मिनट में मॉइस्ट हो सकती है। आपको सिर्फ ये वाली डिलीवरी ट्यूब को इस बल्ब में से निकाल के ऊपर लेके जाना होगा। अगर आप इसको इसकी सरफेस से ऊपर उठा के रखेंगे, आपको ये पूरी ड्राई गैस जो है वो जो है मॉइस्ट हो जाएगी। इसको मॉइस्ट बनाने के लिए हमने इसको डिप किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट गैस H2SO4 के साथ कांटेक्ट में आए, और जो कांटेक्ट में आए वो वाटर कंटेंट अपना H2SO4 को देकर बबल्स बनाकर ऊपर उठे, और जब ऊपर उठे और इस H2SO4 के लिक्विड फेज को छोड़कर गैशियस फेज में आए तो उसका कांटेक्ट वाटर वेपर से ना हो सके, ठीक है। डियर स्टूडेंट, देखिए अब मॉइस्ट गैस जो है वो हमने जो कैल्शियम क्लोराइड का जो अपैरेटस देखा था, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर के साथ हाई फ्लो रेट के साथ एंटर कर रहे थे। देखिए मॉइस्ट गैस यहाँ से एंटर हो रही है और ड्राई गैस यहाँ से जो है रिलीज हो रही है। ड्राई गैस मॉइस्ट गैस के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रही है। उसी तरह इसमें देखिए मॉइस्ट अमोनिया गैस एंटर हो रही है और ड्राई अमोनिया गैस यहाँ निकल रही है। ड्राई अमोनिया गैस मॉइस्ट अमोनिया गैस से कांटेक्ट में नहीं आ रही है, ठीक है। So the third limitation is the living dry gas must not allow to come in contact with the entering moist gas, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा गैस सिरिंज के बारे में पढ़ते हैं कि गैस सिरिंज क्या होती है। देखिए इट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये यानी कि गैस वॉल्यूम के मेजर करने के इस्तेमाल की जाती है। ये 100 cm³ से अबव लेवल को मेजर नहीं कर सकती। ग्रेजुएटेड जो गैस सिरिंज होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्लंजर, बैरल और सेप्टम। प्लंजर जो है उसे पुल या पुश किया जा सकता है ताकि गैस जो है वो गैस सिरिंज में एंटर हो या लीव कर जाए। सेप्टम जो है वो गैस का एंट्रेंस जो है वो पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो बैरल है वो स्केल होता है, जो जो कि गैस सिरिंज को ग्रेजुएटेड बनाता है और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है। ये स्टूडेंट देखिए ये पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट पिक्चर है उसमें रियल पिक्चर दिखाई गई है एक गैस सिरिंज की, और जो राइट पर जो पिक्चर है उसमें उसको डायग्राम की मदद से ड्रॉ किया गया है। देखिए ये गैस एंटर हुई तो ये सेप्टम है, ये सेप्टम से एंटर हुई, यहाँ पर ये कलेक्ट होगी। जब कलेक्ट होगी तो ये इस प्लंजर को मूव करेगी तो प्लंजर आगे जाएगा। ये जो बैरल है इसके ऊपर स्केल है, ठीक है। ये पूरी चीज़ बैरल कहलाती है, ठीक है। ये पूरी चीज़ बैरल कहलाती है, इस पे स्केल होता है। जब गैस अंदर दाखिल होती है तो वो प्लंजर को मूव करती है राइट साइड पर, और प्लंजर मूव होके हमें बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें गैस सिरिंज का इस्तेमाल दिखाया गया है। ये दो गैस सिरिंज इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। गैस सिरिंज 1 और गैस सिरिंज 2, 100 ml ऑफ एयर एक गैस सिरिंज में है और दूसरे में कोई ml ऑफ एयर मौजूद नहीं, ठीक है। हम इसको हीट कर रहे हैं, एक ट्यूब को हीट कर रहे हैं, उस ट्यूब में कॉपर है। कॉपर जो है वो एयर से ऑक्सीजन लेगा। हम इसको
पुश और पुल करेंगे। पुश इसलिए कर रहे हैं कि इस गैस सिलेंज में मौजूद एयर इस गैस सिलेंज में मौजूद एयर कॉपर के साथ रिएक्ट करे और उस गैस सिलेंज में जो दूसरी गैस सिलेंज है, जो ये वाली गैस सिलेंज है, उसमें कॉपर ऑक्साइड आ जाए। ठीक है। और पुल इसलिए कर रहे हैं कि सारी कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड है वो दोबारा यहाँ पे आ जाए और फिर हम उसे पुश करें। ठीक है। ये देखिए हम पुश और पुल में मेथड से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। जब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो प्लंजर है वो अपने वो फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगा और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 76 cm³ होगा और हम ऑक्सीजन रेट जो हम निकालेंगे वो होगा 21%। ठीक है। यानी एयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है। देखिए 76 ml ऑफ एयर लेफ्ट। ठीक है। 76 ml ऑफ एयर रह गई और बाकी जो थी उसने ऑक्सीजन जो थी उसमें उसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। स्टूडेंट्स अब हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द apparatus shown was used to collect a dry gas. What are x and y? ठीक है। देखिए ये एक apparatus है, इसमें गैस एंटर हो रही है। ठीक है। और ये apparatus गैस प्रोड्यूस करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है बल्कि गैस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मॉइस्ट गैस है। ये मॉइस्ट गैस अंदर एंटर हो रही है और ये इसमें डिप है, यानी ये कोई लिक्विड है, कोई ड्राइंग एजेंट है जिसका नाम है एक्स। इसमें बबल्स बबल्स बन रहे हैं और वो बबल्स ऊपर आ रहे हैं और ऊपर जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब में से पास होके इस गैस जार में कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये आप गौर करें कि गैस जो है वो डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट हो रही है, यानी गैस जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। ठीक है। इसका मतलब गैस हैवियर देन एयर है। ठीक है। जो बातें हमें इसमें से समझ में आती है। अब ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई क्या है, यानी ये ड्राइंग एजेंट कौन सा है और कंसेंट और वाई क्या है, यानी जो गैस कलेक्ट हुई है वो कौन सी है। ठीक है। अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन है कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा और वाई अमोनिया होगी। बी है कंसनट्रेटेड H2SO4 और वाई है कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन है वाटर एंड अमोनिया। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये जो पिक्चर है जैसे मैंने आपको बताया ये एक मॉइस्ट गैस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। देखिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, यानी एक्स जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 और वाई अमोनिया हो, क्योंकि अमोनिया जो है अगर वाई अमोनिया है तो अमोनिया जब अंदर एंटर होगी तो अमोनिया जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लेगी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है। डियर स्टूडेंट सी भी रॉन्ग है। और सी रॉन्ग क्यों है कि अगर एक्स वाटर है और वाई कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वाटर इनसॉल्युबल सो इट शैल रिमेन वेट एंड शैल नॉट ड्राई। अगर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है। तो हमें जो ऊपर गैस मिलेगी वो वाटर वेव उसके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। अगर वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होती तो वो वाटर को यहाँ छोड़ करके ऊपर निकल जाती। ठीक है। तो सी भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि अगर आपके पास गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी मॉइस्ट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो आप एक्स जो है वो वाटर कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गैस में भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। अब और गैस की नेचर है कि वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, यानी वो वाटर का कुछ कंटेंट अपने पास ज़रूर रखती है। ठीक है। तो ऐसी गैस जो वाटर में सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, ठीक है, उसे आप वाटर की मदद से ड्राई नहीं कर सकते। ठीक है।
आइए, डी ऑप्शन भी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वाटर, अगर एक्स वाटर है और डी अमोनिया है, तो फर्ज करें अगर यहाँ अमोनिया मॉइस्ट गैस अंदर एंटर हो रही है, तो वाटर में अंदर एंटर होती ही वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आपको एक मॉलिक्यूल भी अमोनिया गैस का यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन बचता है, यानी हमने सारे रॉन्ग ऑप्शन हटा दिए, तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचा वो सही ऑप्शन है, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 X है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो Y है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से, वो एयर से हैवियर है, इसीलिए वो डाउनवर्ड कलेक्ट हो रही है, ठीक है। अमोनिया लाइटर है, अमोनिया अगर होती तो अमोनिया डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से आप कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इस जार को इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट, अब दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है, मीथेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज लेस डेंस देन एयर, यानी मीथेन जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है और हवा से हल्की है, ठीक है। डिस्क्राइब विद द एड ऑफ डायग्राम हाउ यू वुड कलेक्ट ड्राई सैंपल ऑफ मीथेन गैस। आप मीथेन गैस का ड्राई सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अपैरेटस है, चॉइस 1 आपके पास है, यानी आपने पढ़ा कि किसी भी मॉइस्ट गैस को ड्राई गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 टाइप्स के ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो पहली चॉइस है कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉइस्ट मीथेन गैस एंटर होगी, और मॉइस्ट मीथेन गैस जब अंदर एंटर होगी तो वो बबल्स बनाएगी नहीं, वो बबल्स नहीं बनाएगी। क्यों? बिकॉज मीथेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स मीथेन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मीथेन सल्फोनिक एसिड बना लेगी। जब वो मीथेन सल्फोनिक एसिड बनाएगी तो आपको यहाँ एक भी मॉलिक्यूल मीथेन गैस का नहीं मिलेगा, तो ड्राई मीथेन गैस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये मेथड रॉन्ग है। आइए, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था, फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड। अगर आप मॉइस्ट मीथेन गैस अंदर एंटर कर रहे हैं और वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो क्या हमें ड्राई मीथेन गैस मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज मीथेन इज लाइटर देन एयर एंड फॉर द चॉइस 2 मीथेन शैल रिक्वायर्ड हाई फ्लो रेट टू एंटर एंड फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच शैल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जी, अगर आप मीथेन गैस को यहाँ पर एंटर करना चाह रहे हैं तो मीथेन गैस हवा से हल्की है, ठीक है। अगर आप मीथेन गैस को इस मेथड के जरिए ड्राई करना चाहेंगे तो आपको मीथेन गैस का फ्लो रेट बढ़ाना होगा, तो आपको यहाँ पर कोई गैस पंप लगाना होगा जो मीथेन गैस का फ्लो रेट इंक्रीज करे और मीथेन गैस को इस फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड से पास करके ऊपर तक छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, मीथेन गैस, अच्छा, उसका जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो मीथेन गैस यहाँ जाए वो वापस ना आ जाए, ठीक है। तो हमें इसमें इजाफी पंप्स, गैस पंप्स लगाने पड़ेंगे, गैस कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे जो गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे और जिससे हमारे इस ड्राइंग मेथड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लिहाजा चॉइस 2 भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास मीथेन गैस मॉइस्ट में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ होती तो हम इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि मॉइस्ट मीथेन गैस जो है वो बहुत हाई प्रेशर पर है। अगर हाई प्रेशर पर होती तो ये चॉइस एक्सेप्टेबल होती। तो इसके बाद हमारे पास जो आखिरी चॉइस बच जाती है वो ये बच जाती है कि हम इसे क्विक लाइन की मदद से ड्राई करें, और ये मेथड हमारे लिए फिजिबल होगा क्योंकि मॉइस्ट मीथेन गैस लाइटर देन एयर है। हम इसे डाउनवर्ड एंटर करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, कोई क्लाइम को अपना वाटर देगी। मीथेन गैस जो है वो कोई क्लाइम के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लिहाजा वाटर कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा और प्योर ड्राई मीथेन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो करेक्ट में, अच्छा, उसके बाद देखिए, ये तो हमारा हो गया ड्राइंग का। अब हमारा है कलेक्शन मेथड। हम कलेक्ट कैसे करें गैस को? चूंकि मीथेन गैस लाइटर है, लिहाजा लाइटर गैस को जो वो गैसेस
जो हवा से हल्की होती हैं यानी लेस डेंस देन एयर होती हैं, उसे हम अपवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट आंसर ये हुआ कि हम मॉइस्ट मीथेन गैस को सबसे पहले क्विक लाइम की मदद से ड्राई करेंगे और वो ड्राई मीथेन गैस अपवर्ड डिलीवरी मेथड की मदद से कलेक्ट की जाएगी। Dear student, question number 3. What would a chemist use to measure exactly 25.5 cubic centimeter of dilute hydrochloric acid? एक केमिस्ट है, उसे 25.5 cm क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेजर करना है। वो क्या यूज करे? ए ब्यूरेट, बी बीकर, सी मेजरिंग सिलेंडर या डी पिपेट। जी स्टूडेंट्स, बी, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। किस तरह रॉन्ग है देखिए। देखिए ऑप्शन बी है बीकर। हम बीकर के बारे में जानते हैं कि बीकर जो वो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो बहुत प्रिसाइज है, 25.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए बीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीकर को सिर्फ अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, मेजरिंग सिलेंडर। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी हायर नहीं है। हमारे पास पिपेट और ब्यूरेट भी मौजूद हैं। ठीक है, सो पिपेट और ब्यूरेट की जो एक्यूरेसी है वो मेजरिंग सिलेंडर से ज़्यादा होती है। लिहाजा जब हमें प्रिसाइज मेजरमेंट करनी होगी और ब्यूरेट और पिपेट का ऑप्शन होगा तो हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हायर नहीं होती। स्टूडेंट्स, पिपेट भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगरचे पिपेट की जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन पिपेट को हम जो है वो फिक्स वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पिपेट के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें फिर एक से ज़्यादा पिपेट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि पिपेट जो है वो 25 ml मेजर करेगी या 0.5 ml में या 0.5 cm क्यूब मेजर करेगी, यानी हमें दो पिपेट रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, यानी एक 25 cm क्यूब की और एक 0.5 cm क्यूब की। ठीक है, तो हमारे पास पिपेट्स मौजूद नहीं। अगर ऑप्शन में होता कि 125 ml पिपेट और 1.5 ml पिपेट तो हम इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ब्यूरेट का ऑप्शन बचता है, और ब्यूरेट जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड के जरिए 25.5 cm क्यूब HCl निकालने के लिए एक बेहतरीन अपैरेटस है। डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि गैस X एंड गैस Y कैन बी कलेक्टेड यूजिंग apparatus शोन बिलो। गैस X, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट गैस X? ठीक है, देखिए गैस X जो है वो डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट की जा रही है। ठीक है, लिड ओपन है, हाँ यहाँ पे कोई लिड नहीं है। ठीक है, तो गैस जो है वो बाहर नहीं आ रही क्योंकि बाहर एयर मौजूद है, और एयर मौजूद है तो हवा से वो गैस हैवियर है तो वो गैस नीचे रहेगी, हवा ऊपर रहेगी। और गैस वाई जो है वो हवा से लाइटर है, लिहाजा जब वो ऊपर जाएगी तो वो ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और एयर को बाहर डिस्प्लेस करना शुरू करेगी। ठीक है, और लिड ओपन है, यानी ये इसका माउथ ओपन है, गैस बाहर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो एयर से हल्की है, तो एयर और उसके बीच में एक सेपरेशन जो है मौजूद रहेगी। देखिए इसके ऑप्शन है ए, X इज लेस डेंस देन एयर, यानी X जो है वो हवा से हल्की है। X इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, X जो है वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। X इज डेंसर देन Y, और D है X इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन Y। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, पहले डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए को। देखिए ऑप्शन ए है X इज लेस डेंस देन एयर। देखिए अगर X जो है वो हवा से हल्की होती यानी लेस डेंस होती तो ये लिड ओपन है। ठीक है, और अगर इस गैस की डेंसिटी हवा से कम होती तो ये गैस अपवर्ड फ्लो करती। ठीक है, और यहाँ गैस मौजूद नहीं होती बल्कि एयर मौजूद होती। ठीक है, लेकिन ये गैस जो है वो हवा से, इसकी लिड ओपन है, इसका मतलब है कि जो केमिस्ट इसको कलेक्ट कर रहा है उसे इस बात का इत्मीनान है कि गैस की, अगर इस गैस जार की लिड ओपन भी होगी तब भी गैस बाहर नहीं जाएगी,
क्योंकि एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो एक्स की डेंसिटी एयर से कम है। ठीक है, एयर की डेंसिटी कम है, एक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और एयर जो है वो इस गैस को डिस्प्लेस नहीं करेगी, गैस अपवर्ड मूव नहीं करेगी। इसका मतलब है एक्स भारी है, एयर हल्की है, सो एक्स इज नॉट लेस डेंस देन एयर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, एक्स इज स्लाइटली soluble इन वाटर। क्यों रॉन्ग है? गैस एक्स इज बीन कलेक्टेड बाय एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, नॉट बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इट मीन्स इट इज हाईली soluble इन वाटर rather than slightly soluble और insoluble in water। द स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि एयर डिलीवरी मेथड से वो गैसेस कलेक्ट की जाती हैं जो वाटर में soluble या हाईली soluble होती हैं। ठीक है, अब अगर लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी में कि x इज स्लाइटली soluble इन वाटर, तो हम इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं कर रहे? हम वाटर डिस्प्लेसमेंट से इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये वाटर में soluble है। तो जब ये वाटर में soluble है या हाईली soluble है तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, और क्योंकि x जो है वो स्लाइटली soluble इन वाटर नहीं है। डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है कि x इज लेस soluble इन वाटर देन y। ठीक है, देखिए ऑप्शन कह रहा है कि क्या एक्स जो है वो पानी में लेस soluble है वाई के कंपैरेटिवली, यानी वाई जो है वो ज़्यादा soluble है और एक्स जो है वो कम soluble है। ठीक है, चलें बात समझ में आती है कि वाई गैस जो है, वाई गैस वो पानी में ज़्यादा soluble है, इसीलिए उसे हम एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम गैस एक्स को भी एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है गैस एक्स भी वाटर में soluble है या हाईली soluble है। ठीक है, सो एक्स के साथ जो है वो एक्स ज़्यादा soluble है, वाई ज़्यादा soluble है, ये हम इस डेटा से मालूम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात कंफर्म है कि दोनों गैसेस जो है वो वाटर में लेस soluble नहीं है। अगर वो वाटर में लेस soluble होती, या गैस एक्स लेस soluble होती या गैस वाई लेस soluble होती, तो यकीनन हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करते। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमने सारे रॉन्ग आंसर निकाल लिए कि एक्स इज डेंसर देन वाई। एक्स जो है वो वाई से डेंसर है क्योंकि एक्स जो है वो डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट की जा रही है, और वाई जो है वो अपवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट की जा रही है, लिहाजा वाई जो है वो लाइटर है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Dear students, now we come to the last question, question number 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये मुख्तलिफ अपैरेटस दिए हुए हैं। 100 cm³ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, 100 cm³ ऑफ बीकर, एक वॉच ग्लास है, और वॉच ग्लास का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आप इसमें कोई भी सॉलिड डालकर आप उसका वेट कर सकते हैं। एक 20 cm³ की पिपेट है, एक टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आप इसमें कोई भी लिक्विड डाल के या कोई सॉलिड डालकर उनके दरमियान रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आप वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। आप हीट कर सकते हैं, हीट आप बीकर को भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेजरिंग सिलेंडर या वॉच ग्लास या पिपेट, इन सब को आप हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब सवाल ये है, फ्रॉम द कॉमन लेबोरेटरी apparatus शोन एट लेफ्ट सेलेक्ट द बेस्ट apparatus टू परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। यू मे यूज एनी ऑफ द apparatus once, मोर देन once और नॉट एट ऑल। ठीक है, अब आपने ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 6 चीज़ें मेजर करनी है। अब आपने करेक्ट अपैरेटस मुंतखब करना है। देखिए, पहला है मेजरिंग 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल, उसके बाद मेजरिंग 35 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद है मेजरिंग 21.1 cm³ ऑफ विनेगर, फिर उसके बाद है बॉइलिंग 40 cm³ ऑफ अ नॉन फ्लेमेबल लिक्विड, उसके बाद है होल्डिंग 2 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फॉर वेइंग, एंड एफ है होल्डिंग 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर हीटिंग। और डियर स्टूडेंट्स, बारी बारी हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल के लिए अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल वॉलेटाइल है। आप मेजरिंग सिलेंडर में जब इसे डालेंगे तो वो
इसके मॉलिक्यूल स्केप होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मेजिंग सिलेंडर का माउथ ओपन होता है। ठीक है, सो आप वोलेटाइल लिक्विड्स को मेजिंग सिलेंडर में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आप 100 सेंटीमीटर क्यूब के जो बीकर है उसमें भी आप इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल वोलेटाइल है और बीकर का माउथ बड़ा होता है। 20 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट की मदद से आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी दो वजूहत हैं क्योंकि आपको एक 20 सेंटीमीटर क्यूब की पेपर 4 मरतबा इस्तेमाल करनी होगी और ये एक्यूरेटली जो है आपका वॉल्यूम ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप पेपर से अल्कोहल को सक करेंगे तो अल्कोहल जो है वो इस्केप नहीं करेगी क्योंकि पिपेट का जो सक्शन पॉइंट होता है वो बंद होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट ट्यूब ग्रेजुएटेड नहीं होती। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरिट भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ब्यूरिट को आप वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखें कि वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए आप कोई ऐसा अपैरेटस इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका माउथ ओपन होता हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 50 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस सिरिंज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वॉच ग्लास जो है वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा वॉच ग्लास का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सो 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल मेजर करने का जो बेस्ट मेथड है वो है विद द यूज ऑफ पिपेट। स्टूडेंट्स, अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है 35 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, सो गैस के लिए आप गैस सिरिंज इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ठीक है, देखिए हर पे मैंने लिखा है नॉट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, सो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस सिरिंज की मदद से आप 35 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर सी की तरफ आते हैं। 21.1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ विनेगर। माय स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप इस वैल्यू की तरफ देखें 21.1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बहुत प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिपेट का और ब्यूरेट का ऑप्शन मौजूद है। अगर हमारे पास पिपेट और ब्यूरेट का ऑप्शन मौजूद नहीं होता तो हम मेजरिंग सिलेंडर की तरफ जाते, लेकिन अभी चूंकि पिपेट और ब्यूरेट का ऑप्शन मौजूद है जो ज़्यादा प्रिसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट वॉल्यूम मेजर करते हैं, लिहाजा हम मेजरिंग सिलेंडर का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बीकर को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बीकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। 20 सेंटीमीटर क्यूब की पिपेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20 सेंटीमीटर क्यूब की पिपेट के साथ साथ हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की पिपेट भी मौजूद होनी चाहिए। ये कंडीशन बन गई। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हमारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर की पिपेट के अलावा और कोई पिपेट मौजूद नहीं है तो हम पिपेट की तरफ नहीं जाएंगे, फिर पिपेट का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट, उसी तरह देखिए टेस्ट ट्यूब ग्रेजुएटेड नहीं होती, हम टेस्ट ट्यूब की मदद से वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 21.1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ विनेगर मेजर किया जा सकता है, लेकिन हमें ब्यूरेट को फिल करना पड़ेगा 21.1 क्यूबिक सेंटीमीटर विनेगर से ज़्यादा। अच्छा, हम गैस सिरिंज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये गैस के लिए इस्तेमाल होता है और विनेगर जो है यानी एसिटिक एसिड ये लिक्विड होता है। उसी तरह वॉच ग्लास जो है वो सॉलिड्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाजा वॉच ग्लास को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस केस में ब्यूरेट एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आपको ब्यूरेट 21.1 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इस ऑप्शन की तरफ जाना होगा। और अगर आप पिपेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पिपेट अगर आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पिपेट अवेलेबल है, तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिपेट इस्तेमाल करने के लिए लाजमी है कि आपके पास 3 पिपेट मौजूद हों, एक 20 क्यूबिक सेंटीमीटर की, एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की और एक 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की। ये तीनों मिलके फिर 21.1 क्यूबिक सेंटीमीटर
आपको मेजर करके देंगे, ठीक है। स्टूडेंट बी है, डी पार्ट इज बॉइलिंग 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ नॉन फ्लेमेबल लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड है जो आग नहीं पकड़ता, उसे बॉईल करना है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। डे स्टूडेंट, मेजरिंग सिलेंडर को आप हीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बीकर का एरिया जो है वो हीटिंग के लिए एक्सेलेंट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। पिपेट हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेस्ट ट्यूब को हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम के लिए। अब देखिए वॉल्यूम है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 40 ml। 40 ml लिक्विड टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वॉल्यूम आप हीट करते हैं वो 5 ml होता है, 6 ml होता है, ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब का ऑप्शन रॉन्ग हो गया, अगरचे टेस्ट ट्यूब को हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्यूरिट को हीट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ब्यूरिट का ऑप्शन रॉन्ग हो गया। गैस सिलेंडर सिर्फ गैस के लिए इस्तेमाल होती है, गैस सिलेंडर का ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वॉच ग्लास जो है वो होल्डिंग लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है, होल्डिंग सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होता है, लिक्विड की हीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई है, होल्डिंग 2 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फॉर वेइंग। इसका ऑप्शन तो बहुत ही आसान है कि ये जितने अपैरेटस हैं वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। होल्डिंग सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ वॉच गिलास जो है वो सॉलिड को होल्ड करने और सॉलिड का वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एफ देखिए आखिरी पार्ट, होल्डिंग 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर हीटिंग, ठीक है। देखिए हीटिंग के लिए ना हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ना हम पेपेट इस्तेमाल करते हैं और ना हम ब्यूरिट इस्तेमाल करते हैं, तो ये तीन ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। मेजरिंग सिलेंडर रॉन्ग, पेपेट रॉन्ग, ब्यूरिट रॉन्ग। अब देखिए बीकर, बीकर का वॉल्यूम है 100 cm क्यूब। जब हम बीकर को हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड को हीट करने के लिए 100 cm क्यूब का बीकर लेना ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब बीकर जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 50 cm क्यूब को अगर क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर आपने हीट करना हो या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को आपने हीट करना हो तो आप बीकर यूज़ करें, तो बीकर का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम कम होता है 5 ml 6 ml। क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ आपने वाटर को होल्ड करना है जिसका वॉल्यूम 5 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा और उसको हीट करना है। तो टेस्ट ट्यूब में आप लिक्विड को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम कम होना चाहिए, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर या 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो टेस्ट ट्यूब का ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्टूडेंट, गैस सिरेंज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गैस सिरेंज जो है वो गैस के लिए इस्तेमाल होती है और वॉच गिलास जो है वो लिक्विड हीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ होल्डिंग सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 ख़त्म हुआ। ये लेक्चर 2 था। अगला लेक्चर हमारा लेक्चर 3 होगा, जो चैप्टर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के सब टॉपिक 1.2 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस के मुतालिक होगा। इसकी टोटल 6 वीडियोस होंगी और हम अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 1 यानी पहली वीडियो देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ट्रेनर मोहम्मद ज़ीशान अख्तर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।